तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता है, जो आपका नेक्स्ट सीटेट का एग्जाम है जो कि 7 जुलाई को होने वाला है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं। पिता का यह कथन, तो देखिए जो पिता का कथन है ये किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है? जेंडर स्टीरियोटाइप को, लैंगिक रूढ़िबद्धता को, यानी जो धारणाएं हमारे समाज में पहले से चली आ रही हैं कि लड़के रोते नहीं, ठीक है, लड़के जो है बाहर के काम करते हैं, लड़कियां घरों के काम करती है, तो ये किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है? जेंडर स्टीरियोटाइप को, लैंगिक रूढ़िबद्धता को। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लैंगिक रूढ़िवादित्व को चुनौती देता है, देखिए चुनौती यहाँ पर नहीं दे रहा है, लैंगिक भेदभाव को कम नहीं कर रहा है, वो एक तरीके से और बढ़ावा दे रहा है ना। तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, देखिए समानता की बात तो तब होती ना जब लड़के भी रो सकते हैं, लड़कियां भी रो सकती हैं, लड़के भी बाहर के काम कर सकते हैं, लड़कियां भी बाहर के काम कर सकती है ना। बट यहाँ पर तो ये कहा जा रहा है कि लड़के जो है रोते नहीं, तो ये ऑप्शन तो आपका पहले ही कट जाएगा। तीनों बातें आपके यहाँ पर गलत है। फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक प्रगतिशील कक्षा में, है ना। अब देखिए प्रोग्रेसिव क्लासरूम की यहाँ पर बात हुई है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। देखिए जो प्रगतिशील कक्षा है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम है, ये क्या कहती है? जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, है ना। तो ये अटल पाठ्यक्रम की बात नहीं करती है, ठीक है, यानी फिक्स्ड करिकुलम की बात नहीं करती है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। यहाँ पर विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। देखिए प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन नहीं कराना हमें बच्चे में, है ना। तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। देखिए ये बात जो है आपकी बिल्कुल सही दे रखी है। ये आपकी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन भी कहती है, बाल केंद्र शिक्षा भी कहती है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम भी कहती है कि जो अभ्यर्थी हैं उनको ज्ञान के प्रचुर मौके अवसर प्रदान किए जाए। तो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बच्चा क्या है, ज्ञान का सक्रिय निर्माता है, ठीक है, वो अपने जो है चीज़ों को खोजता है और उनसे सीखता है। फोर्थ ऑप्शन है, विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। देखिए नामांकित करना, अलग थलग करना, सेग्रीगेशन करना, ठीक है, ये जब भी आपको ऑप्शन मिले तो आपका ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा, है ना। यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट था। अब देखिए नेक्स्ट क्या दे रखा है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे कि क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। ले वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना, देखिए जब बच्चा, ठीक है, इस समस्या को सॉल्व कर रहा है, ठीक है, और वहाँ पर उसको जो है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, जैसे कि जो बच्चा होता है जब वो साइकिलिंग स्टार्ट करता है तो क्या करते हैं, स्टार्टिंग में वो साइकिल नहीं चला पाता है ना, तो पीछे से क्या करते हैं लोग, पकड़ के रखते हैं, है ना, यानी उसको क्या देते हैं, एक तरीके से सहारा देते हैं। तो वो क्या होता है वहाँ पर स्कैफ होल्डिंग, है ना, पार ढांचा बोल लीजिए। अभी तो जो आपका 21 जनवरी को एग्जाम हुआ था इसमें दे रखा था आलम्बन, है ना, जो पार ढांचा हिंदी में आपके वर्ड है इसको दे रखा था आलम्बन, तो वहाँ पर अभ्यर्थियों को कन्फ्यूजन क्रिएट हुई थी। तो आपको एक वर्ड इंग्लिश में याद रखना है, स्कैफ होल्डिंग, है ना, जो सहारा दिया जाता है बच्चों को जरूरत पड़ने पर, उसी को क्या बोलते हैं, ले वाइगोस्की स्कैफ होल्डिंग बोलते हैं, है ना। तो देखिए चीज़ यहाँ पर शिक्षिका जो है कर रही है, जब वो जो है विद्यार्थी किसी गतिविधि के दौरान जो है संघर्ष करे, यानी किसी भी प्रकार का जो उनको प्रॉब्लम हो रहा है, समस्या हो रहा है, तो जो शिक्षिका है वो पूरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रही है, बस सिर्फ और सिर्फ संकेत दे रही है, इशारा दे रही है, ताकि बच्चा जो है खुद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे, है ना। तो आपका जो है यही ले वाइगोस्की कहते हैं के अनुसार अध्यापिका की यह योजना बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित निष्प्रेरित करेगी। देखिए निष्प्रेरित नहीं करना है, बच्चा क्या चाहिए, एक्टिव चाहिए, सक्रिय चाहिए, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी, अभी मैंने आप लोगों को बताया है ना। तो आपका जो है सेकंड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पाठ, ठीक है, यहाँ पर आपको पाठ दे रखा है, कभी आपको ऑप्शन ढांचा देखने को मिल जाएगा, कभी क्या मिलेगा, इस बार जो आपका एग्जाम हो इसमें तो अलग ही मतलब वर्ड दे रखा था, आलम्बन दे रखा था, है ना। तो आपको इंग्लिश में याद कर लेना है स्कैफ होल्डिंग, ठीक है, इजी रहेगा आपके लिए। हिंदी में अलग अलग नाम मिलते हैं तो वहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट होती है ना। तो आपका सेकंड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे ऑप्शन आपके यहाँ से हटेंगे। अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी, देखिए नहीं, बच्चों को हमें संदर्भ में चीज़ें सिखानी है, ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबंध करना। देखिए जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, समावेशी शिक्षा, ये क्या कहती है कि सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, है ना, ये पृथक करने की, अलग करने की बात नहीं करती है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि इसमें दे रखा था पृथक करना, है ना। नेक्स्ट है, बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनके सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना। देखिए नामांकित करना हो गया, लेबलिंग करना हो गया, ठीक है, सेग्रीगेशन करना हो गया, सारे के सारे क्या है, निगेटिव वर्ड, हमें ऐसे ऑप्शन से दूर रहना है। नेक्स्ट है, अलग अलग
अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान करना। देखिए मैंने अभी आपको लोगों को बताया कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, समावेशी शिक्षा है, वो क्या कहती है कि सभी प्रकार के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड की जाए एक साथ, है ना। तो यहाँ पर दे रखा है कि अलग अलग अक्षमता वाले बच्चों के लिए जो विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान करना। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर होगा नहीं। दार्शनिकता कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है, ये क्या कहती है आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है ना। फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर। देखिए ये बात जो है आपके यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगर बच्चा जो है गिफ्टेड है, साथ ही साथ क्रिएटिव है ना, तो ऐसे बच्चों को हमें चुनौतीपूर्ण कार्य जो है देने चाहिए। क्योंकि अगर आप सामान्य बच्चों की तरह ही उनको कार्य देंगे तो क्लासरूम में क्या करेंगे, निरस्ता महसूस करेंगे, बोरियत महसूस करेंगे, है ना। तो इन्हें जो है चुनौतीपूर्ण कार्य दिया जाना चाहिए। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही दे रखी है। वे प्रश्न देकर जिनमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता। देखिए अभिमुखी नहीं चिंतन चाहिए, यानी अभिसारी। ठीक है, यहाँ पर हिंदी में अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं, यानी कि कन्वर्जेंट यहाँ पर दे रखा है, अभिसारी चिंतन दे रखा है। देखिए जो क्रिएटिव बच्चा होता है ना, सृजनात्मक बच्चा होता है, उसके अंदर कौन सी थिंकिंग होती है, अपसारी चिंतन, है ना। जो आपकी क्रिएटिविटी होती है इसका संबंध किसे होता है, अपसारी चिंतन, यानी बच्चा मल्टीपल डायरेक्शन में चीज़ों को सोच सके। लेकिन अभिसारी का मतलब क्या होता है, एक ही ऑप्शन पे, है ना। जैसे कि वन लीनियर वाले आपके क्वेश्चन होते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है ना, तो बच्चा इसमें एक ही आंसर दे देगा। ठीक है, बट जो अपसारी चिंतन होता है जिसमें कि बच्चा एक ही प्रॉब्लम के कई सारे जो है आंसर बताता है ना, यानी कि समाधान बताता है। तो हमें ये ऑप्शन आपका यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि इसमें दे रखा है अभिमुखी चिंतन, अभिसारी चिंतन, है ना। अगर यहाँ पर आपका अपसारी चिंतन रहता है तब ये ऑप्शन राइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर। तो मैंने आप लोगों को बताया बच्चे को निर्देश नहीं देना है। ठीक है, ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। रटने पर आधारित परीक्षा देकर। देखिए जो आपकी NCF है, NEP है, ये कहती है जो रोड मेमोराइजेशन है, रटन पद्धति है, इसको बढ़ावा नहीं देना है ना। तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट है, पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। देखिए डिसलेक्सिया आपका क्या होता है, इसमें कि बच्चे को पठन संबंधी विकार होता है, यानी वो चीज़ों को एक तरीके से रिवॉर्ड्स पढ़ता है, वो चीज़ों को जो है सही तरीके से पढ़ नहीं पाता। जैसे कि वाज को वो सा पढ़ सकता है ना, बी को डी पढ़ सकता है। तो इस तरीके की जो है प्रॉब्लम उसको होती हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा, उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर। तो ये ऑप्शन आपका होगा नहीं, क्योंकि एक पठन संबंधी विकार है। पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा, ये भी आपका गलत है। ऐसा नहीं कि उसको जो है समाज में घुलने मिलने में प्रॉब्लम होती है, सब कुछ अच्छा होता है, बस उसको पढ़ने में जो है प्रॉब्लम होती है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा, है ना। देखने में बिल्कुल ये नॉर्मल बच्चे की तरह दिख सकते हैं, जैसे कि जैसे नॉर्मल बच्चे का माइंड का काम करता है, वैसे इन बच्चों का भी माइंड जो है काम करता है, बस इनको एक विकार होता है। ऐसा नहीं कि ये जो है इनका माइंड ये कम IQ वाले होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक एवरेज बच्चों को, एवरेज IQ वाले बच्चों को भी ये विकार हो सकता है। जैसे कि आपने एक मूवी देखी होगी तारे ज़मीन पर, उसमें जो ईशान अवस्थी हैं उसमें उनको यही वाली प्रॉब्लम थी, डिसलेक्सिया थी, है ना। अब देखिए थर्ड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से। अब जो बच्चा पढ़ेगा चीज़ों को गलत, वो लिखेगा भी गलत ही, है ना। तो यही बात जो है आपके यहाँ पर सही से रखी है, उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से हम जान सकते हैं कि इस बच्चे को डिसलेक्सिया है ना। तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, उनकी जटिल व उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन करके नहीं। ये सारी बातें जो है आपके यहाँ पर गलत दे रखी है ना। अब नेक्स्ट है, अब आपका यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। ठीक है, देखिए क्या पूछा है, नहीं है, हमें नेगेटिव ऑप्शन को आपका यहाँ पर बताना है। अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना। तो ये पद्धति तो आपकी प्रभावशाली होगी, इफेक्टिव होगी जब बच्चा वंचित पृष्ठभूमि से आता है, यानी उसकी आर्थिक जो है स्थिति ठीक नहीं है, या फिर जो है किसी पिछड़े वर्ग से वो आता है, यानी वंचित पृष्ठभूमि से है। तो ऐसे में जो है अगर आप उससे बातचीत करेंगे, ठीक है, उसके सम्मुख आई चुनौतियों को आप समझेंगे, तो बच्चा जो है अच्छी तरीके से सीख पाएगा चीज़ों को। तो ये पद्धति क्या होगी आपकी, प्रभावशाली होगी। तो ये ऑप्शन तो आपका यहाँ पर होगा नहीं। अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, जिससे कि
अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान न देना पड़े। यही क्या है, यही पद्धति आपकी प्रभावशाली नहीं होगी। ठीक है, तो आपका सेकंड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। जब अध्यापक ही जो है ध्यान नहीं देगा तो बच्चे किस तरीके से चीज़ों को सीखेंगे, है ना। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, क्योंकि पूछा था कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। बाकी के ऑप्शन जो है आपके यहाँ पर हट जाएंगे। विद्यालय को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना, ये भी पद्धति आपकी प्रभावशाली होगी। और उसके बाद में फोर्थ वाला भी आपका प्रभावशाली होगा। कार्यकलापों के लिए सहयोगी समूह सहयोग में सीखना, तो बच्चे और अच्छी तरीके से और बेहतर तरीके से सीख पाते हैं, है ना। विद्यार्थियों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना, तो तीनों के तीनों ऑप्शन आपके पॉजिटिव दे रखे थे। यहाँ पर हमें जो है एक ही ऑप्शन निगेटिव दे रखा था और निगेटिव ऑप्शन ही हमसे पूछा था, तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था का कोई प्रभाव नहीं होता है। देखिए, जो बच्चा होता है ना, अगर उसके विकास की बात करें तो आप सभी को पता है विकास के कितने पक्ष होते हैं, कितने क्षेत्र होते हैं, मैंने आप लोगों को बताया PCSC। ठीक है, यानी कि बच्चे का शारीरिक विकास, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास, है ना। ये चारों क्या होते हैं, आपस में संबंधित होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, है ना। यानी एक पक्ष, ठीक है, अगर एक पक्ष का विकास अच्छी तरीके से नहीं हो पाया तो इन बाकी के तीनों जो पक्ष हैं इनको भी ये प्रभावित करेगा, है ना। यानी हमारा अगर शारीरिक विकास अच्छी तरीके से नहीं हो पाया तो हमारा जो संज्ञानात्मक विकास है वो भी अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा, हमारा सामाजिक विकास भी अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा और हमारा संवेगात्मक विकास भी अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। तो ये पक्ष क्या होते हैं, आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। एक पक्ष दूसरे पे क्या करता है, प्रभाव डालता है ना। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था, तो ये क्या करते हैं, का कोई प्रभाव नहीं होता है। देखिए, ये ऑप्शन आपका होगा नहीं कि एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिए, यही बात जो है आपके यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगी, चाहे वो आपका अधिगम हो गया या फिर सामाजिक परिप्रेक्ष्य हो गया, किसी भी परिप्रेक्ष्य में हमारे शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था का क्या होता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आपका सेकंड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। का कोई आपसी संबंध नहीं होता, कि कोई भूमिका नगण्य होती है। देखिए, तीनों बातें आप देखेंगे तो एक तरीके से एक ही दे रखा है, कोई प्रभाव नहीं होता, का कोई आपसी संबंध नहीं होता, कि भूमिका नगण्य होती है। तो तीनों एक ही बातें दे रखी हैं, है ना, फिर भी हम अपने राइट आंसर तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को, देखिए अभी इस तरीके के जो क्वेश्चन है अभी आपके एग्जाम में ज़्यादा आने लगे, है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसका आंसर दीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है अभ्यर्थी सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। देखिए क्या दे रखा है, विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभाव अभिप्रेरणों को सुव्यवस्थित कर पाएँ। ये तो बात आपकी बिल्कुल सही है ना। ये क्या करेगा, अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करेगा, है ना। नेक्स्ट आपका क्या दे रखा है, विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके उनके योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए। देखिए, अभी मैंने आपको बताया वर्गीकृत आ जाए, ठीक है, सेग्रीगेशन करना, अलग थलग करना, नामांकित करना अगर आपका आ जाए तो वो ऑप्शन आपका कभी भी नहीं होगा। हमें बच्चों को अलग थलग नहीं करना है, एक साथ, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या कहती है कि सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। तो ये ऑप्शन सेकेंड वाला आपका यहाँ पर नहीं होगा। तो सेकेंड वाला देखते हैं किस किस ऑप्शन में आपका यहाँ पर दे रखा है ना। तो देखिए, अब आपका ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, है ना, ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। अब हमें फर्स्ट और थर्ड में बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। थर्ड क्या दे रखा है, विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना जिससे वे बहुपरिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हो। देखिए, ये भी बात आपकी सही है भी क्या करेगा, अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करेगा। कक्षा में विद्या की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को अपनाना चाहिए। देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल गलत है, क्योंकि बच्चे के अंदर क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो हमें उसकी विविधता का सम्मान करना चाहिए, न कि उसकी उपेक्षा। तो ये फोर्थ ऑप्शन भी आपका यहाँ से हटेगा, ये भी हटेगा। हमें पता चलेगा कौन सा हमारा ऑप्शन होगा, फर्स्ट वाला, यानी फर्स्ट और थर्ड क्या आपका यहाँ पर राइट दे रखा है, बाकी सेकेंड और फोर्थ जो है आपका यहाँ पर गलत दे रखा है ना। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर अधिगम एक डैश और डैश प्रक्रिया। देखिए, अधिगम क्या है, एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपकी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कोई भी प्रोसेस आपका लीनियर नहीं होता है, रेखी नहीं होता है, क्या होता है, स्पायरल वे में होता है ना, जटिल कॉम्प्लेक्स होता है आपका। अगर विकास की बात करें तो वो भी क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है, रेखीय प्रक्रिया जो है नहीं होता है। तो ये ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर हटेगा, है ना। आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में
सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को डैश चाहिए। देखिए टालना तो नहीं चाहिए, उपेक्षित करना भी नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए, समझना चाहिए, है ना, क्योंकि प्रत्येक बच्चे के अंदर क्या है, अनेक प्रकार की विभिन्नता है ना। एक तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी है, व्यक्तिगत विभिन्नता है ना, यानी प्रत्येक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है। उसके साथ साथ उसके अंदर सांस्कृतिक विभिन्नता भी है, धार्मिक विभिन्नता भी है, भाषाई विविधता भी है ना, क्योंकि भारत क्या है, एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है ना, विभिन्नताओं में एकता का जो है ये प्रतीक है आपका एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर अनेक प्रकार के जो है धर्म, संस्कृति, भाषाएं देखने को मिलती हैं। तो यहाँ इस चीज़ को हमें क्या करना चाहिए, समझना चाहिए, एक एसेट, एक संसाधन के रूप में यूज करना चाहिए। तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन आपके यहाँ से हटेंगे। नेक्स्ट है, कक्षा में प्रभावशाली शिक्षण के लिए डैश वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय डैश के। देखिए कक्षा में प्रभावशाली अधिगम कब होगा, जब हम सहयोगी वातावरण की रचना करें बजाय प्रतिस्पर्धी के, यानी कंपटीशन वाले वातावरण के, है ना। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए क्या दे रखा था, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए, है ना। तो कक्षा में जब प्रभावशाली अधिगम हमको चाहिए तो कंपटीशन तो कराना है नहीं, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होता, ये भी नहीं होता, क्योंकि तीनों में ही जो है निगेटिव ऑप्शन पहले आपको दे रखे हैं। तो हमें पहले पॉजिटिव बताना है, तो हमें सिंपल सा पता चल गया कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसी में जो है आपका पॉजिटिव वर्ड दे रखा था, है ना। तो इस तरीके से भी आप जो है अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है ना। पाठ उपलब्ध कराकर, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हो। देखिए ये बात आपकी बिल्कुल सही दे रखी है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि ले वाइगोस्की क्या कहते हैं आपके, ठीक है, पाठ की बात बेसिकली वही करते हैं। पाठ हो गया, ढांचा हो गया। अभी तो जो 21 जनवरी का आपका एग्जाम हुआ था, मैंने आप लोगों को बताया ही, उसमें क्या वर्ड देखने को मिला था, आलम्बन, है ना। अब ये इन्होंने जो है सीटेट वालों ने एक नया वर्ड खोज लिया, ठीक है। तो इसलिए आप हिंदी की जगह इंग्लिश पे फोकस करिए। इंग्लिश में सिंपल सा वर्ड है स्कैफोल्डिंग, वो चेंज नहीं होता है आपका, ठीक है। तो जब भी विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहा है तो सिंपल सी बात है, उसको थोड़ी बहुत वहाँ पर प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो पाठ क्या होता है आपका, जहाँ पर विद्यार्थी को समस्या हो, ठीक है, किसी भी प्रकार की, तो वहाँ पर क्या करें, थोड़े से संकेत दे दे या फिर इशारा दे दे, जिससे कि बच्चा उस समस्या का समाधान खुद कर पाए, है ना। ऐसा नहीं कि पूरी समस्या सॉल्व करना है, नहीं, बस थोड़े से जो है उसको इशारा दे देना है, एक तरीके से संकेत दे देना है, ताकि बच्चा जो है खुद उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। तो ये क्या होता है आपका, पार्ट होता है, इसका फोल्डिंग होता है। तो फर्स्ट ही ऑप्शन जो है राइट आंसर दे रखा है। सीखने से ज़्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना नहीं, जब बच्चा जो है अच्छे तरीके से चीज़ों को सीख जाए तो कार्य तो अपने आप ही पूर्ण हो जाएगा, है ना। तो हमें बच्चे के सीखने पर जोर देना है, न कि कार्य पूर्ण करने पर। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। वे कार्य देना जो बहुत सरल है, नहीं, बच्चों को सरल जटिल दोनों प्रकार के कार्य देना है ना, ना ही बहुत जटिल कार्य देना है, ना ही बहुत सरल देने हैं। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर उत्पन्न कराना, मैंने आप लोगों को बताया, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा बच्चे में नहीं करानी है। तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन आपका राइट दे रखा है। नेक्स्ट है, बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ना, जो सही नहीं है हमें उसके बारे में बताना है। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, ये बात आपकी बिल्कुल सही दे रखी है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि हमें क्या बताना है, कौन सा सही नहीं है, ठीक है। जीन प्याजे भी आपके यही कहते हैं, बच्चे क्या होते हैं, ज्ञान के सक्रिय निर्माण करता होते हैं, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, इसलिए तो इन्होंने लिटिल साइंटिस्ट, नन्हे वैज्ञानिक की संज्ञा दी है बच्चों की। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर होगा नहीं। बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। देखिए ये बात जो है आपके यहाँ कहना सही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि टीचर का मेन काम बच्चों को जानकारी उपलब्ध नहीं कराना है। टीचर का मेन काम ये होता है कि बच्चों को थोड़ी सी हेल्प करे, बच्चा खुद चीज़ों को सीखे, है ना। तो ये ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर नहीं होगा। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियतापूर्वक सोच सकते हैं और उनमें अन्वेषण, छानबीन की जो है लालसा होती है। देखिए ये बात भी आपके यहाँ पर सही है, ठीक है। तो तीनों की तीनों बातें आपकी यहाँ पर फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ तीनों बातें आपकी यहाँ पर सही दे रखी है, बट हमें क्या बताना है, कौन सा सही नहीं है। तो इसलिए आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं, ये भी बात आपकी सही है, बट ये ऑप्शन आपके यहाँ से हटेंगे, क्योंकि जो सही नहीं था हमें उसके बारे में बताना था, निगेटिव ऑप्शन बताना था। तो यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, बच्चों का विद्यालय में असफल होना प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता है। देखिए ये बात जो है आपकी बिल्कुल गलत है। बच्चा असफल नहीं होता है, सिस्टम असफल होता है ना। अगर बच्चा फेल हो रहा है तो सिस्टम जो है फेल हो रहा है, ये बात आपकी एनईपी भी कहती है, एनसीएफ भी कहती है, ठीक है। बच्चे में कमी आपको नहीं निकालनी है।
ठीक है, तो ये ऑप्शन तो आपका होगा नहीं। निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों को पूर्ति करने में समर्थ नहीं है, बिल्कुल सही बात है ना। यही आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। कहीं ना कहीं जो है हमारे शिक्षण पद्धति में कमी रह गई, हमारे पढ़ाने के जो है तरीके में कमी रह गई, जिस वजह से बच्चा असफल हो गया। बच्चे ने जो है जो स्कूल है, जो सिस्टम है हमारा, या फिर जो टीचर्स हैं, उसने जो है उन्होंने बच्चे की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति नहीं की, इसलिए जो है बच्चा यहाँ पर असफल हुआ है। हमें बच्चे के अंदर कमी नहीं निकालनी है बेसिकली सीटेट के एग्ज़ाम में, है ना। तो आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बाकी के सारे ऑप्शन आपके यहाँ पर हटेंगे। नेक्स्ट है, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं, है ना। देखिए ये बात आपके यहाँ पर सही है, बट बाकी के ऑप्शन भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। बच्चों में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है जो उनके अधिगम में हस्तक्षेप करती है। नहीं, ये बात जो है आपके यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि समूह में जब बच्चा एक दूसरे के साथ में पढ़ता है, ठीक है, चर्चा करता है, संवाद करता है, तो वहाँ से उसकी जो चिंतन प्रक्रिया होती है और भी बेहतर होती है। उसका संज्ञानात्मक विकास होता है, सोशियो विकास होता है, यानी सामाजिक विकास एक तरीके से होता है, ठीक है। बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है और ये एक प्रभावशाली शैक्षिक पद्धति नहीं है। नहीं, देखिए ये क्या होती है, एक प्रभावशाली शैक्षिक पद्धति होती है, तो ये ऑप्शन भी होगा नहीं। बच्चों में प्रतिस्पर्धा प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, ये सारे बातें आपकी यहाँ पर गलत दे रखी है। यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक डैश कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। तो आपकी कक्षा कैसी होगी, प्रोग्रेसिव होगी, प्रोग्रेसिव क्लासरूम होगी, ठीक है। अध्यापक केंद्रित नहीं होगी, यहाँ पर चाइल्ड सेंटर्ड देता, बाल केंद्रित शिक्षा देता, तो वो आपका राइट आंसर होता है। उसमें क्या होता है, बच्चे की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, रुचियों के अकॉर्डिंग, ठीक है, आवश्यकताओं के अनुसार जो है अपनी शिक्षण पद्धति में हम चेंज लाए, है ना, शिक्षण विधियों में चेंज लाए। ये आपकी किसमें होती है, प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव क्लासरूम, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, है ना। तो सारे के सारे ऑप्शन आपके यहाँ से हटेंगे। पाठ्य पुस्तक केंद्रित आपका नहीं चाहिए, ठीक है, व्यवहारवादी भी नहीं। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, प्रोग्रेसिव क्लासरूम, है ना। नेक्स्ट स्टेप आपका यहाँ पर, विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना। बच्चों में विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती है। देखिए ये बात आपकी बिल्कुल सही है ना। जो बच्चे का विकास होता है उसमें क्या होती है, बहुत सारी सांस्कृतिक विभिन्नता होती है, क्योंकि बच्चा जो है अलग अलग समाज से आया हुआ है ना। तो ये बात सही है आपकी, बट यहाँ पर बाकी के ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय में होता है। देखिए जो बच्चे का विकास है वो एक क्रम में तो होता है ना। प्रत्येक बच्चा पहले शिशुअवस्था में आएगा, फिर बाल्यावस्था में, फिर किशोरावस्था में, फिर वयस्कता अवस्था में आएगा ना। तो ये बात आपके यहाँ पर सही है, बट सुनिश्चित समय में नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा जो है अगर 1 साल में बोलना सीख लिया तो दूसरा बच्चा भी 1 ही साल में बोलना सीखे, है ना। हो सकता है कि वो 2 साल में बोलना सीखे, 3 साल में बोलना सीखे। तो जो विकास की दर होती है, जो रेट होती है, वो क्या होती है, अलग अलग होती है ना। बट विकास एक क्रम में होता है ना। तो ये चीज़ जो है आपको समझना इंपॉर्टेंट है कि विकास एक क्रम में तो चलता है, बट जो विकास की दर होती है, रेट होती है, वो क्या होती है, प्रत्येक व्यक्ति में चेंज होती है, अलग होती है ना। तो इसलिए ये ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब थर्ड क्या दे रखा है, विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। देखिए विकास क्या एक सीक्वेंस में चलता है, ऑर्डर में चलता है ना। ये बात आपकी बिल्कुल सही दे रखी है, विकास एक क्रमिक प्रक्रिया, सुव्यवस्थित प्रक्रिया है। बट यहाँ पर क्या दे रखा है, पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। नहीं, इसमें हमारे इन्वायरमेंट का भी क्या होता है, रोल होता है, वातावरण का भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसलिए ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। विकास एक सरल और एक दिशा प्रक्रिया। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कोई भी प्रोसेस जो है एक दिशा रेखीय नहीं होता है, क्या होता है, स्पायरल वे में चलता है। विशाल विकास क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है ना। तो इसलिए ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर आपका फर्स्ट ही ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विभिन्नता होती है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है। देखिए मध्य बाल्यावस्था जिसमें बच्चा किस एज का होगा, 7 से 12 साल का होगा बच्चा, है ना। अब देखिए प्रतीकात्मक खेल का उभरना ये कब होता है, जब बच्चा 2 से 7 साल का होता है, यानी पूर्व बाल्यावस्था में। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर होगा नहीं।
तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। जब बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होता है, यानी कि 7 से 12 साल का होता है या फिर 6 से 12 साल भी कह लीजिए, तो उसमें क्या होता है, तर्क संगत विचारों का विकास हो जाता है और मूर्त चीज़ों के बारे में वो थिंकिंग कर पाता है, यानी जो चीज़ें उसके सामने रहती हैं। तो यह बात आपकी यहाँ पर सही है। पेशी कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास, ये सारे ऑप्शन आपके यहाँ पर हटेंगे। वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास ये कब होता है आपकी, जो है जब बच्चा 12 से 18 साल का होता है ना। तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी होगा नहीं, क्योंकि अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग दे रखा है, यानी कि जो चीज़ें बच्चे के सामने नहीं उसके बारे में भी थिंकिंग कर पाना, तो ये बच्चा 12 साल के बाद कर पाता है। तो ये तीनों ऑप्शन आपके यहाँ से हटेंगे, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय। मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो सामाजिकरण होते हैं इसके बेसिकली 2 ही कारक होते हैं, एक आपका प्राथमिक और दूसरा क्या होता है, द्वितीयक कारक। प्राथमिक कारक कौन सा होता है, जिसमें कि बच्चा सबसे पहले चीज़ों को सीखता है, यानी जहाँ से उसके सामाजिकरण की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो कहाँ से स्टार्ट होती है, उसके परिवार से, क्योंकि बच्चा परिवार में ही जन्म लेता है, वहीं से चीज़ों को सीखता है ना। तो सामाजिकरण का प्राथमिक कारक क्या होता है, परिवार होता है ना। अगर पूछ दे कि सामाजिकरण का प्राथमिक एजेंसी, प्राथमिक इकाई कौन सा है, तो परिवार होता है। इसके बाद बच्चा अपने समाज से सीखता है, अपने विद्यालय से सीखता है, अपने मीडिया से सीखता है, धर्म से सीखता है, संस्कृति से सीखता है। तो ये क्या होते हैं, आपके द्वितीयक कारक होते हैं, है ना। तो द्वितीयक अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है कि फैमिली आपका प्राथमिक होता है, आपका मीडिया हो गया, समाज हो गया, संस्कृति हो गया, विद्यालय हो गया, ये क्या होता है, द्वितीयक कारक होते हैं ना। तो यहाँ पर क्या पूछा, विद्यालय। तो विद्यालय क्या होता है, सामाजिकरण की द्वितीयक इकाई होती है ना, द्वितीयक कारक होता है। तो यही वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्राथमिक कारक क्या होती है, आपकी फैमिली, आपका परिवार, है ना, क्योंकि परिवार क्या है, समाज का एक छोटा रूप है। तो बाकी ऑप्शन आपके यहाँ से हटेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछ रखा है। देखिए किसने कहा, तो ये किसने कहा, आपके जीन पियाजे ने कहा। इन्होंने क्या किया, जो बच्चों का चिंतन है ना, उसमें जो आपकी क्वालिटी होती है वो क्या होती है, डिफरेंस होती है, क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे कि मान लीजिए आप हो और एक बच्चे है ना, आप दोनों जितना आप सोच सकते हैं उतना एक छोटा बच्चा भी सोच सकता है, यानी मात्रा क्या होती है सोचने की, सेम होती है ना। मात्रात्मक रूप से क्या होती है, सेम होती है। जितना आप सोच सकते हैं उतना एक छोटा बच्चा भी सोच सकता है ना। यानी कि जितना एक वयस्क व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति सोच सकता है उतना एक छोटा बच्चा भी सोच सकता है। तो क्वांटिटी क्या होती है, सेम होती है, बट क्वालिटी क्या होती है, डिफरेंट होती है, यानी गुण जो है अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि जो वयस्क व्यक्ति है वो अपने घर के कामों के बारे में सोच सकता है, अपने ऑफिस के कामों के बारे में सोच सकता है, और एक छोटा बच्चा जो है अपने चॉकलेट्स के बारे में सोच सकता है, अपने खिलौनों के बारे में सोच सकता है। तो क्वालिटी आपकी क्या होती है, डिफरेंट होती है, बट क्वांटिटी, मात्रा क्या होती है, सेम होती है। तो वही दे रखा है कि जो बच्चों का चिंतन होता है गुणात्मक रूप से, यानी जो क्वालिटी होती है सोचने की, वो क्या होती है, भिन्न होती है वयस्कों की अपेक्षा। तो ये किसने कहा है, जीन पियाजे ने कहा है। बाकी के ऑप्शन आपके यहाँ से हटेंगे, बट ये चारों के चारों लोग आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको एक बार जरूर जो है इनकी थ्योरी को अच्छी तरीके से रीड करके जाएगा 2 से 3 बार, क्योंकि हमें लगता है थ्योरी एक बार पढ़ने के बाद कि हमने सब कुछ पढ़ लिया, बट वहाँ से जब क्वेश्चन बनते हैं तो वहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट होती है ना। तो इसलिए इनकी थ्योरी को एक बार नहीं 3 से 4 बार जो है अच्छी तरीके से पढ़े, रीड करें, क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन घुमा के पूछेगा ये आपको नहीं पता है ना। तो अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बने आपके एग्जाम में उनको जरूर करके जाएं। आप यकीन मानिए यहाँ से ही आपके 7 से 8 नंबर जो है आपको मिल जाएंगे, अगर आपने अच्छी तरीके से जो है इन्हीं तीनों लोग को पढ़ लिया। जीन पियाजे हो गए, लेव वाइगोस्की हो गए, लॉरेंस कोहलबर्ग होंगे, और इनसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आपसे इनसे भी पूछे जाते हैं, बट यहाँ से तो 3 नंबर के, 2 नंबर के, यहाँ से भी आपको 2 नंबर से 2 या फिर 3 नंबर के क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो 3 लोग तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और हार्वर्ड गार्डनर भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चारों लोग की थ्योरी जो है अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर था वो था जीन पियाजे। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 30 क्वेश्चन कैसे लगे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूरत है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि क्लासेस से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच जाए। अगर आपको वीडियो का लिंक जो है PDF चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम चैनल पर
जुड़ जाइएगा। वहाँ पर मैं आप लोगों को सारे क्लास की जो है PDF प्रोवाइड कर दूँ, साथ ही साथ जो नोट्स है बिल्कुल हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स है वो भी मैंने आप लोगों को वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। सारे के सारे प्रैक्टिस सेट भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, आपको वहाँ से बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके अलावा आपके कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।